बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काज़िम एंड आई होप कि आज की सुबह खुशियों वाली, खिलखिलाती, पॉजिटिव सुबह थी आपके लिए, और अगर नहीं भी थी तो डोंट वरी, आपका मूड हम मॉर्निंग एट होम में सेट कर देंगे। व्यूअर्स, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जा रहा है। अब इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? ये दिन मनाने का मकसद ये है कि इंसान मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से फिट हो। अगर इंसान का जिस्म सेहतमंद है और आपकी बॉडी हेल्दी है, और लेकिन आप जहनी तौर पे डिस्टर्ब्ड हैं, या आपका माइंड जो है किसी दबाव का शिकार है, आप डिप्रेस्ड हैं, या आप एंजाइटी का शिकार हैं, बाइपोलर हैं, स्किज़ोफ्रेनिया है, कोई भी किस्म की आपको मेंटल हेल्थ का इशू है, तो आपका जिस्म कितना भी हेल्दी हो, आप हेल्दी फील नहीं करेंगे। आपको ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं महसूस होगा, आप तंग होंगे ज़िंदगी से। उसी तरह अगर बात को फ्लिप करें, अगर आप जहनी तौर पे बिल्कुल परफेक्ट, यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, हर तरीके से आप सेटल्ड हैं, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस्मानी तौर पे आप किसी तकलीफ़ या किसी अजियत से गुजर रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दैट, कि जब कैंसर के इलाज के थ्रू आप गुजर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, और उस जिस्मानी तकलीफ़ की वजह से आप जहनी तौर पे भी डिस्टर्ब्ड होते हैं। इसलिए माइंड और बॉडी का सिंक में होना और हेल्दी होना, यानी कि सेहतमंद होना, बहुत ज़रूरी है। हम बहुत अरसे से पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, मतलब रिसेंटली, कि जिस्म का सेहतमंद होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करें, अपने अंदर अच्छी खुराक डालें, आप अपनी मतलब एक्सरसाइज करें, वेरियस डिफरेंट चीज़ें करें अपनी बॉडी को हेल्दी करने के लिए। फिर उससे भी ज़्यादा रिसेंटली ये बात शुरू हुई कि जहन का सेहतमंद होना, माइंड का, मेंटल हेल्थ का ठीक होना कितना ज़रूरी है। व्यूअर्स, ज़िंदगी तवाज़ुन यानी कि बैलेंस का नाम है। अगर हमारी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं होगा, अगर हम मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हेल्दी नहीं होंगे, तो हम अपनी ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में नहीं गुजार सकते। हर इंसान की रूटीन बहुत हेक्टिक है, हर इंसान किसी ना किसी टेंशन, किसी ना किसी जहनी या जिस्मानी दबाव का हिस्सा है। अब बच्चों की बात करें तो बच्चों ने सुबह सुबह जागना है, भारी भारी स्कूल बैग लेके स्कूल जाना है। स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे स्कूल वाले प्रेशर डालते हैं कि अच्छे मार्क्स लेने हैं, होमवर्क भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आपस में जो स्टूडेंट्स बाकी के होते हैं, कोई बुली कर रहा होता है, कोई तंग कर रहा होता है। छोटे बच्चों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल प्रेशर है। बच्चे ज़रा बड़े हो जाते हैं, टीनेज में आ जाते हैं, या यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की एज हो जाते हैं, तो फिर उन पे ये प्रेशर होता है कि भाई जब यहाँ से हमने फ्री होना है तो आगे हमने डिग्रीज़ हासिल करनी, मतलब हमने आगे जॉब्स हासिल करनी है, इस डिग्री को अच्छे तरीके से मुकम्मल करना है। और क्योंकि अगेन पढ़ाई का और वक्त का इतना प्रेशर होता है, तो अपनी बॉडी के ऊपर फोकस करने का मौका ही नहीं मिलता। सारी सारी रात ये बच्चे पढ़ रहे होते हैं, चाय पे चाय, कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे होते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे होते हैं, तो माइंड और बॉडी दोनों प्रेशर में आ जाता है। और इसी तरह फिर बच्चे जो हैं वो एडल्ट्स बन जाते हैं और उस एज ग्रुप में आ जाते हैं जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ या बहुत से और लोग हैं जो वर्किंग क्लास है। फिर हम काम कर रहे होते हैं, और काम और घर और बाकी चीज़ों का बैलेंस ढूंढते ढूंढते हम कहीं अपनी ज़िंदगी का बैलेंस जो है वो खो जाते हैं। इसी तरह जब लोग एक सर्टेन एज पे पहुंचते हैं, जब आपने इतना अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजारा होता है, तो जब आप 50-60 की एज में पहुंचते हैं तो फिर आपके ऊपर इतना जिस्मानी और मेंटल प्रेशर होता है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल बहुत से जो हमारी ओल्डर एज की जनरेशन है, 60+ का एज ग्रुप है, वो डिप्रेशन का शिकार है, क्योंकि ज़िंदगी में इतना ज़्यादा, फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, रगड़ा खा लिया होता है जिस्मानी और फिज़िकली तौर पे, कि हम एक टॉर्चर के से गुजर के हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक तरह से तंग आ जाता है और थक जाता है। सो व्यूअर्स, जैसे कि घर की जब हम घर बना रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नींव यानी कि फाउंडेशन होती हैं, उसी तरह हमने भी अपनी फाउंडेशन और अपनी बॉडी की बेस जो है वो सॉलिड रखनी है। हमने अपने जहन को जहनी दबाव से बचाना है, कोशिश करना है कि कम से कम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का हम शिकार हों, और अगर किसी मेंटल हेल्थ का इशू का शिकार हों तो अपना इलाज प्रॉपर मुस्तनिद साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कराएं। अगर जिस्मानी तौर पे किसी तकलीफ़ या किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो फिर उसका भी प्रॉपर इलाज करें, घरेलू टोटके और रैंडम चीज़ों से बाहर निकल आएँ। व्यूअर्स, बहुत से तरीके हैं हम अपने आप को जिनसे फ़िज़िकली और मेंटली फ़िट कर सकते हैं। आज हम इन पे भी बात करेंगे,
और ऑफ कोर्स आप लोगों के ओपिनियंस, आप लोगों के क्वेश्चंस भी ज़रूर डिस्कस करेंगे। 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। अच्छा, कुछ चीज़ें और कुछ टिप्स आज मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आपको फिज़िकली और मेंटली जो है स्ट्रॉन्ग बना सकती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, मेडिटेशन एक बहुत ही अमेजिंग तरीका है अपने बॉडी और अपने माइंड को इन सिंक करने का। उसमें योगा भी इंक्लूडेड है, योगा को भी आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि उसमें कोई ना कोई कार्डियो ज़रूर ऐड करें। वॉक हो, रनिंग हो, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है वो ज़रूर करें। और डेली कोशिश करें कि 30 से 45 मिनट के लिए आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई हार्डकोर एक्सरसाइज हो। जो लोग नहीं कर सकते वो चहलकदमी तो कर सकते हैं ना, वॉक तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ हाइकिंग, नेचर के जब हम करीब जाते हैं तो हम बहुत सी फिज़िकल और मेंटल एलिमेंट से बच जाते हैं। डिफरेंट गेम्स खेलें, कोई ना कोई इंटरेस्ट क्रिएट करें। जैसे कि मेरे हस्बैंड बहुत शौक से गोल्फ खेलते हैं, हमज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं स्क्वॉश को। देन हसन जो हैं जो छोटे हैं, ही रियली इन्जॉयज जिमनास्टिक्स। सो उनके ये शौक़ है। मैं पर्सनली जो है वो आई लाइक फिज़िकली ट्रेनिंग इन द जिम। सो मेरा वो एक पैशन है। मगर अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो क्रिकेट मैंने हमेशा खुद बहुत इन्जॉय की है खेलनी। सो कोई ना कोई स्पोर्ट ज़रूर होना चाहिए। एंड देन स्विमिंग पर्सनली मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। और अब तो खैर हीटेड पूल्स होते हैं काफ़ी जगहों पे, तो अगर किसी क्लब का हिस्सा हो तो वहाँ पे भी इंसान जा सकता है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्यूअर्स अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। नींद और पानी पीना, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जहन को और आपके जिस्म को दोनों को इन सिंक रखती है। तो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है और अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी है। और जो सोने का वक्त है उस वक्त अपनी नींद पूरी करनी है, यानी कि रात के वक्त सोना है। लोग क्या करते हैं कि सारी रात जाग के सुबह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल फजर पड़ी और उसके बाद सो गए और फिर सारा दिन सोए। व्यूअर्स, ये एक अनहेल्दी तरीका है ज़िंदगी जीने का और इसके साइड इफ़ेक्ट्स आगे जाके बहुत बुरी तरीके से नमूदार होते हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारें, अपनों के साथ वक्त गुजारें, उन लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, जो आपको सेफ़ महसूस कराते हैं। अच्छा, रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुना जा सकता है, कोई अच्छी मूवी देख लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ हैंग आउट करें और अपने आप के साथ भी हैंग आउट करना सीखें। जैसे कि किताब पढ़ें या कोई ऐसी हॉबी या कोई ऐसा इंटरेस्ट जो आप इंजॉय करते हैं, जो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात के लिए है। एंड रीडिंग तो आपको पता है मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, क्योंकि वो आपको एक ऐसी उन जगहों पे ले जाती है जहाँ पे शायद आप फिज़िकली नहीं भी ट्रैवल कर पाते। सो ये कुछ टिप्स हैं अपने माइंड और बॉडी को इन सिंक रखने में और सेहतमंद रखने में। जी हाँ व्यूअर्स, हमारी जान शेफ़ कोमल शहाब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका मुस्कुराता प्यारा सा चेहरा देख के वैसे ही सुबह और खुशगवार हो जाती है। थैंक यू। अच्छा, ये बताओ कोमल कि हम बात करें माइंड एंड बॉडी को हेल्दी रखने की। यू आर अ मदर ऑल्सो, आई एम ऑल्सो अ मदर। हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा अपने बच्चों की, अपने शौहर की, अपनी फैमिली की, अपने फ्रेंड्स की, हर किसी की टेंशन ले रहे होते हैं अपने अलावा। क्या ये एक हेल्दी तरीका है ज़िंदगी जीने का? बिल्कुल नहीं। जब तक आप खुद पुरसुकून, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल सही। वही वाली बात है ना, जहाज़ पे बैठें, अब सबसे पहले जो एक अनाउंसमेंट की जाती है वो यही की जाती है कि जी अगर हवा का दबाव कम हुआ तो ऑक्सीजन मास्क आपके सामने गिर जाएगा। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर बच्चों को और बुज़ुर्गों को हेल्प करें। ये क्यों कहा जाता है? जब खुद सांस नहीं आएगा तो किसी और की क्या मदद करेंगे? सो अपनी ज़ात का ख्याल रखना भी, मैं ये नहीं कह रही कि सेल्फिश हो जाए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अपना ख्याल रखें। और अपना ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं होता। अगर आप सोचें तो ये सेल्फलेस एक्ट है, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे। ओके, आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? करोड़ों चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। आज हम मुर्ग चने बना रहे हैं, उसके साथ खागीना और पराठों के साथ सर्व करेंगे। अमेजिंग। सो लेट्स हियर द रेसिपीज़। मुर्ग चनों के लिए हमें चाहिए मुर्गी का गोश्त 1 किलो, उबले हुए सफ़ेद चने 2 कप, प्याज आधा कप, दही आधा कप, टमाटो प्यूरी आधा कप, लहसुन पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सौंठ 1 चाय का चम्मच, आमचूर पाउडर 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। सबसे पहले सफ़ेद चनों को आपने पानी में हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाल के रात भर उसको भिगो कर रखें। सुबह उसको फ्रेश वाटर से वॉश करके उसको उबाल लें।
उसके बाद आपने देगची में ऑयल डालना है, उसके अंदर प्याज को फ्राई करना है। जब वो लाइट ब्राउन हो जाएंगे तो उसके अंदर आपने लहसुन पेस्ट शामिल करनी है, उसके साथ आपने चिकन डाल देना है, उसको अच्छे से भूनना है। जब कलर चेंज करेगा चिकन तो उसके अंदर टोमेटो प्यूरी और दही शामिल करके उसको अच्छे से 10 मिनट के लिए भूनना है और फिर आधा कप पानी डाल के उसको ढक के पकने के लिए रख देना है। जब चिकन गल जाएगा तो उसके अंदर आपने उबले हुए चने हैं वो शामिल करने हैं, उसको मिक्स करना है बिल्कुल 5 मिनट के लिए। ऊपर से धनिया डालनी है, हरी मिर्चें काट के डालनी है और उसको 5 मिनट के लिए दम देना है एंड इट्स रेडी। अमेजिंग। अच्छा, एंड खागीना जो खाग- हमेशा मेरे घर में अजीबो गरीब सा बनता है। खागीना के लिए हमें चाहिए अंडे 7 अदद, अदरक पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 कप, टमाटर 2 अदद, शिमला मिर्च 1/4 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1/4 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच और गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। अच्छा, इसमें हम आलू नहीं डाल रहे? नहीं, आलू मैं नहीं डाल रही। ओके, हाँ, क्योंकि हमारे घर में जो बनता है ना उसमें आलू भी डलता है, पता नहीं वो बहुत ही ज़्यादा सालन सा हो जाता है। वो जब आप ज़्यादा मसाला बना लेना फिर उससे भी हो जाता है। टमाटर और अगर आप प्याज थोड़ा डालेंगे, जिस तरह ऑमलेट बनता है बिल्कुल उसी तरह से ये बनता है। आपने अंडों को फेंट के उसके अंदर नमक, हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से फेंट लेना है। फिर आपने देगची या जिस पैन में आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालना है, लाइक 1 टीस्पून या 2 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। और इसके बाद प्याज को सौते कर लेना है। जब वो नरम हो जाएंगे तो उसके अंदर चॉप्ड टमाटर शामिल करना है और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च उसमें भी डाल देनी है ताकि वो अच्छा फ्लेवर हो। उसको थोड़ा सा मिक्स करना है, फिर हरी मिर्चों का पेस्ट डालना है, उसको अच्छे से भूनना है। जब ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा तो जो अंडे फेंटे थे वो शामिल करना है और बस हल्की आंच पे उसको मिक्स करना है एंड में हरा धनिया ढेर सारा और हरी मिर्चें डाल के सर्व करना है। डिलीशियस। पराठे की रेसिपी भी होगी? पराठे सिंपल है, सबको आते होंगे, सबको आते हैं, sure. but ठीक है, मैंने कहा शायद पराठे की भी रेसिपी। साउंड्स एब्सोल्युटली डिलीशियस Thank you. एंड वेरी एक्साइटेड टू ईट ऑल ऑफ इट। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। याद रखिएगा कि आज इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में। सिर्फ ये दिन आज के दिन नहीं मनाना चाहिए, हर रोज़ हमें मनाना चाहिए। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। सर्दियों का मौसम हो और गरम गरम कॉफ़ी या गरम गरम चाय ना हो तो ये तो इम्पॉसिबल बात होती है। तो आज हमने इनवाइट किया है शो पे जमील चीमा को और नदीम चीमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। आप कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, जमील साहब और नदीम साहब की अपनी बिज़नेस है। ये डिफरेंट मतलब हर सीज़न में उसके सीज़न के हिसाब से डिफरेंट ड्रिंक्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। चाहे आप फ्रूट जूसेस की बात करें, कोल्ड कॉफ़ीज़ हों, हॉट कॉफ़ीज़ हों, और भी बहुत सी डिफरेंट और किस्म भी के। मॉकटेल है, कॉकटेल है, जूसेस है, स्मूदीज़ हैं बिल्कुल, और उसमें बूस्टर्स हैं। बूस्टर्स हैं, तो वेरियस डिफरेंट चीज़ें हैं। क्योंकि व्यूअर्स पहले होता था कि सिर्फ लोगों का फोकस होता था खाने पीने की चीज़ों, खाने की चीज़ों के ऊपर, और खाने की जगह पे आपको कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मिल जाती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, डिफरेंट की, मतलब कॉफ़ी पहले क्या होती थी, वो फेंट के बना लेते थे, उसमें दूध डाल देते थे, बात ख़त्म हो जाती थी। अब तो कॉफ़ीज़ की भी बहुत सी इकसाम बिल्कुल, हैं, बहुत जैसे ज़्यादा कि जैसे कि कैपुचिनो है, मोकासिनो है और ब्लैक कॉफ़ी है, चॉकलेट कॉफ़ी है, लातेस कोकोनट हैं। लातेस है, चॉकलेट कॉफ़ीज़ है और मिक्स कॉफ़ीज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। फ्लेवर्ड वाली भी बिल्कुल, होती हैं। फ्लेवर्ड्स भी होती हैं। सो बात ये है, एंड बाय द वे कॉफ़ीज़ के अंदर भी एक तो नॉर्मल मिल्क भी डाला जाता है। जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं या जिनसे दूध नहीं कंज्यूम किया जाता, उनके लिए फिर नट मिल्क्स की कॉफ़ी बनाई जाती है, सोया मिल्क की भी कॉफ़ी बनाई जाती है। सो वैरायटीज़ एंड ऑप्शंस आर देयर। लेकिन एक पब्लिक सर्विस डिस्क्लेमर, दिन में 2 कप से ज़्यादा कॉफ़ी या चाय अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि ये हमें डिहाइड्रेट करती हैं। और जब भी चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करें तो हर कप कॉफ़ी या चाय के साथ 2 ग्लास पानी ज़रूर कंज्यूम करें बाद में या उससे पहले, क्योंकि वो फिर उसको बैलेंस आउट कर देता है। फिर आप डिहाइड्रेट भी नहीं होते और अपनी ड्रिंक को एंजॉय भी करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आपको कोई हार्ट पैल्पिटेशंस या इस किस्म के इश्यूज़ हैं तो फिर कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कैफ़ीन जो है वो हमें थोड़ा सा हाइपर कर देती है। तो आपके पास बल्कि आने से पहले हमारे साथ जो हमारी बहुत ही प्यारी और टैलेंटेड गेस्ट हैं, डॉक्टर बिस्मा एजाज हमारे साथ हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी
जी, हेड एक्टिव सिटीजन्स प्रोग्राम एट लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन। कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एज वेल। ये बताइए कि आप क्या पियेंगी? ऑप्शंस आर अनलिमिटेड, व्हाट वुड यू लाइक? जितनी इन्होंने ऑप्शंस बताई हैं उसमें तो बहुत मज़ेदार ऑप्शंस थी, बट आई विल गो विद लाते। लाते। Okay. मैं भी फिर अपनी सहेली की तरह लाते ही हाँ, पीऊंगी। डॉक्टर साहिबा, आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं, अब देखिए ना, इंजॉइंग अ कप ऑफ कॉफी विद योर फ्रेंड्स, ये भी तो एक व्हाट अ परफेक्ट स्टार्ट ऑफ 2023। 2023। एंड देन उसके साथ देखिए, जब हम माइंड एंड बॉडी को इन सिंक रखने की बात करते हैं, खुश रहने की बात करते हैं, आप भी जब भी पहले शोज़ पे आई तो आपने हमेशा, मैं जब कहती थी मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस में रखें, तो आप यही कहती थी अपनों के साथ, प्यारों के साथ वक्त गुजारना, उन लोगों के साथ जो आपको अच्छा महसूस कराते हैं, उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। डेफिनेटली। और उनमें हमारे बच्चे भी आ जाते हैं, हमारे स्पाउस भी आ जाते हैं। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि भाई हम अपने घर पे खुश नहीं हैं। हमने क्या किया अपने आप को घर पे खुश करने के लिए? ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बिल्कुल होता सही, I है। agree। क्योंकि आज क्योंकि दिन ही कुछ ऐसा है जहाँ पे हम माइंड एंड बॉडी की वेलनेस की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? और इसको मनाने का क्यों महसूस हुई, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल जुगन, मैं ये कहूँगी कि 2023 का स्टार्ट आपने इतने अच्छे टॉपिक से किया और आज इतना अच्छा दिन भी है, 3 जनवरी। वर्ल्ड वाइड ये डे जो है वो बहुत एंथुजियास्टिकली मनाया जाता है। बेसिकली माइंड बॉडी जो वेलनेस डे है, उसकी पीछे जो रैशनल है वो ये है कि एक थ्योरी है कि क्या ह्यूमन बॉडी यानी इंसानी जिस्म जो है वो अपना रोल प्ले करता है उस इंसानी जहन की नशोनुमा में, या जो जहन है उसकी वजह से इंसान का जो जिस्म है वो अफेक्ट होता है। तो इस पे बहुत लॉन्ग डिबेट बड़े डेकेड से चलती आ रही है, जिसमें अब फाइनली हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं वो ये है कि दोनों का इक्वल रोल है, बैलेंस्ड रोल है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है यानी जिस्मानी जो आपकी नशोनुमा है वो बेहतर तरीके से होगी, और अगर आप फिज़िकली फ़िट महसूस करते हैं तो उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी जो जहनी सेहत है उस पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। तो आज का दिन जो है उसके रेफरेंस में हम ये पैगाम जो है दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि दिस इज़ द टाइम कि आप इस थ्योरी पे अपना जो फोकस है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें, इस पे बिलीव करें, और दोनों यानी अपनी माइंड और बॉडी दोनों को इक्वली बैलेंस तरीके से लेके चलें। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है मैम? प्रॉब्लम ये आता है कि समटाइम्स वी आर स्टक इन बिटवीन दीज टू। हमारी जो लाइफ रूटीन होती है उसमें ज़्यादातर हमारी जो एक डेली प्रैक्टिसेस चल रही होती है उसमें हम बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिसको मिस कर देते हैं, जैसे वी डोंट रेगुलरली टेक प्रॉपर सप्लीमेंट्स, या हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या हम अपनी जो ब्रेन की मेडिटेशन होती है वो नहीं करते हैं, हम हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं। इसकी वजह से अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे होता है? हमारी जिस्मानी सेहत पे। तो हम तो पानी भी नहीं पीते। बिल्कुल। लोग आजकल पूछे ना किसी से कि आप पानी कितने ग्लास पीते हैं तो कहते प्यास ही नहीं लगती। हालांकि पानी जो है वो तो आपका एक मेजर नेसेसिटी है, आपको प्यास नहीं भी लगती, दैट स्टिल आपको दिन में 6 से 8 ग्लास पानी जो है डेफिनेटली कंज्यूम करना चाहिए, ताकि आपके अंदर के जो वेस्टिंग मटेरियल है वो फ्लश आउट होते रहें बॉडी से। तो जब हम अपने जिस्म का ख्याल नहीं रखते तो उसकी वजह से हम लो महसूस करते हैं, उसकी वजह से हमारा जहन जो है वो नेगेटिव अप्रोच जो है उस पर ज़्यादा तेज़ी से अमल करना शुरू कर देता है, और डेफिनेटली हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो उसकी वजह से ख़राब होना शुरू हो जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो लोग हैं जिनको जब आप फिजिकली देखते हैं तो आप कहते हैं यार एक्सरसाइज, 6 पैक, मतलब बिल्कुल जो है ना एक फिट बॉडी, चेहरा भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बाल भी बड़े हेल्दी हैं, हाथ पाँव नेल्स ये वो हर तरीके से हेल्दी लुकिंग, लेकिन डिप्रेशन का शिकार, सुसाइडल थॉट्स, taking care of their mind at that time, they are taking care of their body more resiliently, लेकिन वो अपनी जहनी सेहत जो है उसका ख्याल नहीं कर रहे। अगर उनको किसी वजह से परेशानी है तो वो अपने आप को उसमें इतना ज़्यादा इंडल्ज कर लेते हैं कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाते। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सरसाइज या सब चीज़ों से जिस्मानी सेहत बेहतर होगी तो जहन जो है वो भी प्रॉपर्ली वर्क करेगा। आपको जिस तरह से बॉडी का ख्याल करना पड़ता है उसी तरह से जहन का भी ख्याल करना पड़ता है। अगर आप अपनी एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी नहीं लेके आएंगे तो फिर आपका जहन जो है वो मुस्बत सोच की तरफ राग़िब नहीं होगा। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि सोशल सपोर्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ मिलना, इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपकी जहनी सेहत पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो टॉक्सिक लोगों की अगर बात करें तो भाईजान ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि
फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अपने फादर के साथ किसी का बहुत बुरा ताल्लुक़ है और रेगुलर आपकी उनसे मुलाकात जब भी होती है तो आप ट्रिगर हो जाते हैं और आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब माँ बाप वो हैं जिनको उफ तक नहीं कहना, लेकिन वहीं पे जो है, क्योंकि देखिए इंसान गलतियों का पुतला है। कभी कभी देखिए हम भी पेरेंट्स एज पीपल, मतलब पेरेंट्स, बच्चे, मतलब हमारे भी तो वेरियस ताल्लुकात हैं ना सबके साथ। डेफिनेटली मैं अपने आप को जितना भी एक अच्छा पेरेंट समझ लूँ, क्या पता कि हमज़ा या हसन या नूर या मेरे स्टेप चिल्ड्रन या मेरा फॉस्टर सन मेरे से डिस्टर्ब्ड है किसी तरीके से, या मेरी किसी बिहेवियर की वजह से वो जब भी मुझे मिलते हैं तो वो अपसेट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि किसी का बाप बुरा है, लेकिन फॉर एग्जांपल बाप वो ट्रिगर पॉइंट है, या सास कि मियाँ के साथ ताल्लुक ठीक है, फैमिली के साथ ताल्लुक ठीक है, लेकिन मदर इन लॉ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब कोई एक ताल्लुक ऐसा होता है जिससे आप छोड़ नहीं सकते, फिर क्या करें? छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन जुगन। हर बात जो है ना उसके दो हल होते हैं, डू और डाई, फाइट और फ्लाइट। या तो आप उसके एस्केप ढूंढते हैं या फिर उसको बैठ के थ्रू कम्युनिकेशन रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव वे टू डील योर कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी आपने बात की कि हमारे आसपास बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनमें हो सकता है, जाहिर है हमसे हर बंदा खुश नहीं रहता। भाई बहन का आपस में ताल्लुक अच्छा नहीं होता। वो टीन्स में है और बहन जो है वो कॉन्स्टेंटली भाई को तंग करिए, या भाई जो है बहन पे हर वक्त जो है तो क्या क्यों जा रही हो, ये क्यों कर रही हो, वो क्यों कर रही हो। और हो सकता है कि जब भी वो अपने उस भाई को देखो तो उसको घबराहट होनी शुरू हो जाए और वो पैनिक में चली जाए। बात यह है कि हमें ना अपनी प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना नहीं आता। हम अपनी प्रॉब्लम जब किसी को बताना चाहते हैं ना, जैसे अगर मुझे अपने भाई से मसला है और मैं उसके साथ उसको डील करते हुए या उसको एक्सप्रेस करते हुए नेगेटिव टोन का इस्तेमाल करूँगी या चेहरे पे कुछ इस किस्म के एक्सप्रेशंस लाऊंगी जो उसको अच्छा नहीं लगेंगे, तो डेफिनेटली ही विल बी नॉट फीलिंग गुड। लेकिन अगर मैं वही बात, मेरा अपना कंसर्न जो है उसको अच्छे तरीके से अपने पास बिठा के सॉफ्ट टोन में बताने की कोशिश करूँगी कि भाई मुझे आपसे ये मसला है, ये इसको हम इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि उसका सलूशन नहीं निकलेगा। तो द मैटर इज़ हाउ टू कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम और योर कॉन्फ्लिक्ट टू द ऑपोजिट पार्टी, कि आप अपनी ऑपोजिट जो आपके सामने जिससे आपको मसला है या जिसको आपसे मसला है, आप अपनी बात को कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे करें। हम ये गाइडेंस दें हमें। जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं ना, दे विल बी वेरी हम्बल पीपल, दे विल बी वेरी डाउन टू अर्थ। उनके चेहरे पे भी एक बहुत पॉजिटिव सा एक्सप्रेशन होता है कि अगले बंदे को देखते साथ ही एहसास होता है कि यार मैंने इसके साथ बुरा किया। लेकिन इट इज़ अ टू वे ट्रैफिक ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। आप जाएं बात करने की कोशिश करें, अगला मोस्ट बंदा ऑफ कहे द दफा टाइम हो यही जाइए होता से, तो फिर क्या करो? मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। असल प्रॉब्लम ये होती है कि फिर जो सफरिंग कर रहा है बंदा या जो विक्टिम है, वो जैसे अगर हम अपसेट होते हैं तो हमने उस सिचुएशन में से कैसे निकलना है। और बात ये कि फिर आप अपनी जहनी नशोनुमा के लिए वेरियस डिफरेंट एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, उसके अलावा फिर आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाते हैं कि भाई मुझे कोप करना सिखाएं। सबसे बेहतरीन हल तो वही है जो आप कह रही हैं डॉक्टर साहिबा के, मतलब कम्युनिकेट करके मसले को हल कर लें। लेकिन जैसे कि आपने कहा, ज़्यादातर एक पार्टी जो है वो मसले को हल करना नहीं चाह रही, क्योंकि उनको मसला नहीं नज़र आ रहा होता ना, क्योंकि बुली जो है वो कभी भी विक्टिम की सिचुएशन नहीं समझता, डेफिनेटली, और ना ही आसानी पैदा करना चाहता है। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई ये देखिए जमील भाई ने बड़े ही लजीज सी हमारे लिए कॉफ़ी तैयार कर दी है। अब इसको ट्राई भी कर लेते हैं। जमील भाई ये मैं आपको हैंड ओवर कर सकती हूँ भैया प्लीज़? थैंक यू सो मच भैया। तो मुजुगन बात ये है कि जिस तरह हम अभी कह रहे थे ना कि पॉजिटिव कंपनी में बैठने से, पॉजिटिव लोगों के साथ कम्युनिकेट करने से, पॉजिटिव जेस्चर शो करने से, जैसे हम वी आर मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, इससे क्या फ़र्क, मतलब क्या होगा, वी विल हैव अ गुड डे। तो हमें प्रेजेंट पे फोकस करना है कि आज का दिन हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये वक्त अच्छा गुजर जाए या टाइम अच्छा गुजर जाए। वी विल थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का एक गोल बना लेना कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ, जब आप उस पर सबसे प्राइम फोकस रखेंगे और उसको प्रायोरिटी लिस्ट पे रखेंगे, तो फिर ये आसपास के जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशंस हैं या टॉक्सिक लोग हैं या एनवायरनमेंट है, या आप पे असर, उसका असर कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे मुल्क में बिल्कुल डिस्कस नहीं की जाती, जो मुझे बहुत बॉदर करती है, वो है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। क्योंकि ये वो टाइम होता है, पोस्टमार्टम डिप्रेशन डॉक्टर साहिबा बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद कुछ ख़वातीन या इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिल्कुल लास्ट ट्राइमेस्टर में ख़वातीन कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, जहनी दबाव का शिकार हो जाती हैं। उसके कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभी सीवियर डिप्रेशन भी हो जाते हैं, सुइसाइडल थॉट्स, अब वो आप बेहतर बता सकती हैं। लेकिन
होता ये कि ये वो वक्त होता है कि औरत एक जिस्मानी मेजर चेंज से गुजरी होती है और जहनी मेजर चेंज से भी गुजरी होती है, और ये वो वक्त होता है जब दिमाग और जिस्म बैलेंस में नहीं होता। बिल्कुल जी डॉक्टर साहिबा। जुगन, पहली बात तो ये कि यहाँ पे शो पे आने से पहले आई वाज जस्ट थिंकिंग कि डिप्रेशन और एंजाइटी पे हम बहुत बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो विमेन हेल्थ के से प्राइमरीली रिलेटेड हैं, और मेरे जहन में भी ये चीज़ थी कि कहीं ना कहीं शो में हम इस टॉपिक पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे, और आपने मेरे दिल की बात सुन ली, थैंक यू सो मच। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है, इससे गुजरी हूँ डॉक्टर साहिबा, Yes. हसन के बाद भी और नूर के बाद भी। हसन के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आई ना कि मुझे हुआ क्या है। मुझे हर वक्त रोना आता था, मुझे अपने बच्चे से प्यार बहुत था, लेकिन मुझे उसको उठाते हुए खौफ आता था क्योंकि वो प्रीमेच्योर पैदा हुए थे और छोटे बहुत थे साइज में। मैं उसको मुझे आज भी याद है, मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाती थी और मेरे हाथ ऐसे कांप रहे कांपना होते शुरू हो थे, जाते थे। और मैं तकिए पे रख के हसन को उठाती थी डर की वजह मुझे से कि उसको बाकायदा। नुकसान और ना देखिए पहुंचे। अल्लाह का करम है कि मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने फिर नर्स रखी जिन्होंने डे एंड नाइट, एक डे की नर्स रखी नाइट, और बट ये एक बड़ा एक्सपेंसिव नुस्खा है एग्जैक्टली जहाँ पे मुझे फिजिकल सपोर्ट तो मिली, लेकिन जहनी तौर पे फिर भी मुझे याद है हमजा हसन पैदा हुए थे 27 दिसंबर को, 7 जनवरी को मेरी बर्थडे थी, और 10 दिन के बाद ही बच्चा पैदा होने के मेरी अम्मी आई और मैं उनके गले लग के रोना शुरू हो गई, और मैंने कहा मम्मा अल्लाह करे मैं मर जाऊँ। एंड शी वॉज शॉक्ड, शी सेड क्यों? मैंने कहा मम्मा मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, ना जागने को दिल चाहता है ना सोने को जी चाहता है, सोती हूँ तो दिल चाहता है सुबह उठूँ ही ना, और सोती भी हूँ तो कितनी देर सो सकती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, फिर हसन को फीड कराना होता है। और मैं अपने आप में इतना गिल्टी फील करती थी डॉक्टर साहिबा, बिकॉज आई यूज्ड टू कीप थिंकिंग टू माई सेल्फ कि यार मैं कितनी अनग्रेटफुल, कितनी मैं बुरी हूँ कि मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा, सेहतमंद औलाद से नवाजा, इससे ज़्यादा मैं क्या मांग सकती थी? तो लेकिन दिमाग उस वक्त साथ नहीं दे रहा था, और ऊपर से जिस्म से भी नफरत थी क्योंकि वेट इतना चढ़ चुका था कि बेबी होने के बाद भी कोई वो वज़न ऐसे तो नहीं उतर जाता। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अपनी आप से चिढ़ थी। जुगन, आपने बहुत ही प्रिसाइजली और बहुत अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस पे बेस पोस्टमार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं ऑडियंस को बताए हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। असल में प्रॉब्लम क्या है, होता क्या है, हम ख़वातीन जब प्रेगनेंसी के टाइम से गुज़र रही होती हैं तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग दीज 9 मंथ्स वी गो थ्रू, हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जाती है, और कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो रेगुलर लाइफ में हमारे उस लेवल पे नहीं होते, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से उनकी जो पीक है वो ज़्यादा हो जाती है। जब आप बेबी डिलीवर कर देते हैं उसके बाद उन हार्मोन्स को सेटल होने में टाइम लगता है, क्योंकि उन ओवर एग्जैजरेशन ऑफ दोज हार्मोन्स इन द बॉडी वो कॉज क्या करते हैं, आपकी डिटीरियोरेटेड थाट्स, आपकी मनफी सोचें जो हैं वो आप पे हावी होना शुरू होती है, जिसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से भी एक्सप्लेनेशन दी कि ख़वातीन किस किस तरीके से उन मनफी सोचों का मुकाबला करती हैं। प्लस उनके आसपास जो एनवायरनमेंट होती है उसमें एवरीबडी इज़ हैप्पी बट इज़ एक्सपेक्टिंग कि ये खातून जो है ये चूँकि अब माँ बन चुकी है, इसका काम है अपने बच्चे की प्रॉपर नरिशमेंट करना। आप उस वक्त ख़ुद भी तो एक तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं ना, ऑब्वियसली आपने बेबी डिलीवर किया है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, आपकी बॉडी भी तकलीफ़ में है। आपको अपनी तरफ से एक ये इम्पैक्ट भी है कि आपकी बॉडी जो है वो साइज़ में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसको भी वापस लेके आना है। फिर आपको थोड़ी सी पैम्परिंग की ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड से, अपने रिश्तेदारों से जो आसपास हैं, जो आपकी तकलीफ़ को समझें। लेकिन उस वक्त लोगों का फोकस होता है ओनली ऑन दैट चाइल्ड कि इसका ख्याल रखना है, इसको साफ़ रखना है, इसको खिलाना पिलाना है, इसकी प्रॉपर नरिशमेंट करनी है, रोने नहीं देना। तो उसका प्रेशर होता है ख़ातून के ऊपर कि अच्छा मैंने अब अपने आप को बिल्कुल भूल जाना है और अपने बच्चे का ख्याल रखना है। तो उसकी वजह से भी आप जो है वो थोड़ा सा मेलो फील करना शुरू कर देते हैं कि वेयर इज़ मी, मैं कहाँ रह गई। और वो उससे ज़्यादा जो होता है ना डॉक्टर साहब, बात ये कि अब नूर की बारी, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, ये हो सकता है, तो मुझे क्योंकि मैंने उस वक्त फिर माहिर नफ्सियात से बात की, एंड ऑब्वियसली उन दिनों में कोविड का भी मामला था, तो वीडियो कॉल के थ्रू गुफ्तगू करती थी और डॉक्टर से बात की। और ये जो चीज़ है ना कि हम छुपाते हैं हर चीज़ को, जब तक हम व्यूअर्स बात नहीं करेंगे इन चीज़ों के बारे में तब तक हम इन मसलों के हल कैसे ढूंढेंगे। मुझे लगता था बस मैं एक ही हूँ पागल जिसको ये हो गया है, या ये मैं इस चीज़ से गुजर रही हूँ।
हर दूसरी हर तीसरी खातून इससे हर गुजरती 10 है। में से 3 खवातीन जो हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होती हैं, which is यानी very कि natural, very 30% normal। खवातीन जो बच्चे पैदा करती हैं, 30% एक बहुत बड़ा नंबर है। 30% खवातीन जो ये हैं तो वो इससे उनका जो गुजरती हैं। अभी बहुत से अनरिपोर्टेड केसेस हैं, क्योंकि मानते ये सिर्फ नहीं है ना कि मैं reported में से कमजोर, कि 30%। आपको लगता है कि मैं, लोग सोचेंगे मैं कमज़ोर हूँ या मेरे में कोई प्रॉब्लम है। सो अगर आप किसी ऐसे मसले से या आपके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा है कि आपकी कोई फ्रेंड या आपकी बहन या आपका कोई फैमिली मेम्बर या आप खुद पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, खुदारा प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कभी कभी खवातीन सुसाइड भी अटेम्प्ट कर लेती हैं या बेबी को अपने भी harm बच्चे को पहुंचा भी कोई सकती हैं। नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें और उनको कनेक्ट करें। फाइनली हमें जो एक यंग लोगों के जो मसाइल होते हैं, जो हमारे आजकल टीनेजर्स गुजर रहे हैं, इसी जहनी और फिज़िकल दबाव से मैं उस पर भी बात करना चाहूँगी। टाइम अगर हमारे पास है तो दैट वुड बी ग्रेट। अगर मुझे अच्छा तो नेक्स्ट टाइम हम टीनेजर्स के मसाइल पे भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एंग्जाइटी और डिप्रेशन पे तो हम बड़ी दफ़ा आपस में बात भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो टीन्स गुजर रहे हैं माइंड बॉडी वो जो कन्फ्यूजन के अंदर इम्बैलेंस के साथ, उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर। माय प्लेजर जुगन, थैंक यू सो मच। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। क्या बात है मून परवेज, एब्सोल्युटली वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम, नया साल मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत 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 मुबारक। अब मैं आपको 2 मिनट सा अपना वापस कनेक्ट करने दूंगी और आपके पास आऊंगी। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद आपकी मेरी हम सब की फेवरेट न्यूट्रिशनिस्ट, एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो पाकिस्तान न्यूट्रिशन एंड डाइटिक सोसाइटी PNDS की मेंबर भी हैं, और एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट शी इज़ ऑल्सो एफिलिएटेड बहुत सी लोकल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। आयशा खालिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ, आप तो हमेशा की तरह बहुत ही हसीन लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा, आज हमने आपसे वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करनी है, लेकिन आज क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माइंड एंड बॉडी वेलनेस डे मनाया जा रहा है, तो उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहेंगी? माइंड बॉडी की जहाँ बात आती है, डेफिनेटली माइंड को मैं पिलर समझती हूँ। जैसे माइंड के बंदे को तो हमने बुला लिया, फिर हमने कहा बॉडी वाले बंदे से भी बात करते हैं। अब माइंड की जो मेंटल हेल्थ है ना, डेफिनेटली वो बहुत एक उसका इम्पोर्टेंस है आपकी पूरी ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में। आप मेंटली हेल्दी होंगे। अब मेंटल हेल्थ को सिर्फ हम एसोसिएट या लिमिट कर देते हैं नफ्सियात के साथ, ठीक है। नफ्सियात का बहुत इंटेग्रल रोल है, लेकिन डाइट उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, ठीक है। साथ अगर बॉडी आपकी हेल्दी फंक्शन कर रही है, माइंड एंड बॉडी एज वी से, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत आसानी हो सकती है बाकी मामलाते ज़िंदगी को कंटिन्यू रखने, जो कि मामूल के हैं। मतलब यूजुअल जो हम चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि अनयूजुअल चीज़ों के लिए हमें इतना मसला नहीं होता। यूजुअल चीज़ों में आप देखें, ख़ास तौर पे ख़वातीन एक स्ट्रेस में ज़्यादा आ जाती हैं अगर वो फटीग्ड है या फटीग्ड फील करने लग जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे चैनल्स के थ्रू, जैसे आपका हमेशा की तरह बड़ा अच्छा मुझे जो एक चीज़ लगती है कि आप कॉमन इश्यूज़ पे बात करते हैं, कॉमन इश्यूज़ जो ज़्यादा जनरल ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली हमारी जो डाइट है ना, अगर हम उसमें एक और मिथ है यहाँ पे जुगन के, जो अच्छी डाइट है वो महंगी है। सिर्फ आप उस तरह, या अब आप एक जो अपर क्लास है वो अफोर्ड कर सकती है, अफोर्डिंग क्लास। बात अक्सर आयशा मेरी आपसे ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड पे ये बात हुई है, हर बंदा यही बात कहता है। अगर मैं कहूँ ना कि बेटा थोड़ी सी अपनी खुराक का ख्याल रखो, बाजी आप तो रख सकती हैं, आपके हालात ऐसे आप रख सकती हैं। बात ये कि जब आपके पास मैं आती हूँ और आप मुझे कोई डाइट प्लान देती हैं, तो उसमें कोई सोने में लिपटी हुई चीज़ें तो नहीं आप बता रही होती, दाल सब्जियाँ फल, बस उनका सीक्वेंस है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, हम उसको मज़ीद अगर मॉडिफाई, जितना गुड़ डालेंगे मीठा होगा, वो बात अपनी जगह पर है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, जिस तरह फल सब्जियां हैं, भाई अब सब्ज़ी दाल वो आम घर में किचन में अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास फल अवेलेबल है,
अब एक चीज़ देखें, इतने महंगाई के दौर में भी केले की कीमत कोई बहुत महंगी नहीं हुई, अगर हुई भी है तो मतलब एटलीस्ट कंपैरेटिवली वो सस्ता ही रहा है ना, ठीक है। मूंगफली इतनी महंगी नहीं हुई, आप उसको जिस चीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नट्स के बारे में हम अभी ग्रेजुअली बात करेंगे आगे हम। करेंगे क्योंकि डेफिनेटली। पहले मैंने ज़रा कॉफ़ी पे बात करनी है। अच्छा, तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है एक लेमैन की लैंग्वेज में या लेमैन के लिए कि हर वो चीज़ जो अच्छी है ज़रूरी नहीं है नंबर वन कि वो महंगी हो, दूसरी कि वो बहुत कोई वो फैंसी किस्म के रेसिपीज़ के साथ बनी हुई हो। आप बिल्कुल सिंपल दाल, रोटी, पराठा, अंडा उसके अंदर रहते हुए भी अपनी हेल्थ, मेंटल एंड फिज़िकल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगैन उसमें आप ख़वातीन आर गुड विद द रेसिपीज़ एंड यू नो दे आर गुड विद कुकिंग स्किल्स, उनके अच्छे होते हैं वो बच्चों के लिए भी, क्योंकि मेरा एक और एम्फेसिस रहता है हमेशा इस बात पे कि आप बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बनाएं भाई अगर ताकि बच्चों बड़े की होके हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होंगी तो फिर हमारी एज पे आके और उससे बड़े जब होंगे तो उनका लाइफस्टाइल वैसे ही हेल्दी होगा। हेल्दी अगर रहेगा बच्चे ना, को मसला आपने नहीं होगा। सारा जब जो पहले 5-6 साल है ना आपने उसको फल कोई खिलाया ना सब्जी खिलाया, बस उसको नगेट्स और फ्रेंच फ्राइज ही खिलाए तो फिर और अचानक soft आके आप drinks- उन्हें बोल रहे हैं कि जी अब आप यू नो ये क्यूकम्बर खाना शुरू कर दें और गाजरें खाना शुरू कर दें। और कुछ मैं रेसिपीज़ भी आपसे शेयर करूंगी जो मौसमी फलों और सब्जियों की हैं। जूसेस हैं, जैसे गाजर का जूस है, यू नो गाजरें आजकल बहुत इन हैं, गाजर के हलवे बन रहे हैं जो कि आपके अगेन ब्रेन के लिए भी और बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि हमारे साथ जमील जीमा, नदीम जीमा हैं और उन्होंने अपना कॉफ़ी का सेटअप लगाया हुआ है। एक चीज़ जो सर्दियों में बहुत कॉमन होती है वो होती है चाय और कॉफ़ी। थोड़ा सा हमें गाइडेंस देंगी कि कॉफ़ी, एक तो कॉफ़ी हेल्दी है कि नहीं है, क्योंकि कुछ डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं वो ब्लैक कॉफ़ी को रेकमेंड करते हैं, कुछ कहते हैं कि भाई अगर आपने चाय पीनी है या कॉफ़ी पीनी है तो कॉफ़ी शायद बेहतर ऑल्टरनेटिव। आई डोंट नो, क्योंकि इतने वेरियस डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस है कि समझ ही नहीं आती बंदा किसकी बात को यकीन करे। और कॉफ़ी का सही इस्तेमाल अगर हम नहीं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ी एक सरप्राइजिंग बात आपको बताती हूँ कि हम पहले तो हम आते हैं कैफ़ीन पे, क्योंकि चाय और कॉफ़ी बेहतरीन सोर्स है कैफ़ीन का, राइट। अच्छा, जिनको नहीं पता, कैफ़ीन एक एंटीऑक्सीडेंट है और ज़्यादा आप अलर्ट रहने के लिए चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, ये भी खैर एक मिथ है। अच्छा, सही इस्तेमाल की तरफ मैं बाद में आती हूँ, पहले मैं आती हूँ बेसिक्स की तरफ कि कैफ़ीन होती कितनी मिकदार में। जो लोगों ने इसको बहुत वो हवा बनाया हुआ है कि जी एक कप कॉफ़ी का भी हॉन्ट करता है और एक कप चाय का भी हॉन्ट करता है। 350-70 से 400 मिलीग्राम कैफ़ीन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन में, विच मेक्स। अच्छा, अब एक कप चाय का कितनी कैफ़ीन देता है मैं ये भी बता देती हूँ, और एक कप कॉफ़ी का कितनी, हम कॉफ़ी के बारे में ज़्यादा बात करते हैं बल्कि। एक कप कॉफ़ी का गिव्स यू मैक्सिमम, अगर वो ब्लैक कॉफ़ी है तो वो कोई 100 मिलीग्राम दे देगा, तो इस तरह से इट मेक्स 4 कप एक दिन के। लेकिन 4 कप चूँकि ये अगेन डिफरेंट बंदा है ना, तो वेरी करता है हर बंदे की फिज़िक के ऊपर, उसके बाकी मामलात के ऊपर। जैसे समवन लाइक मी 2 कप से ज़्यादा अगर मैं कंज्यूम करती हूँ तो मुझे घबराहट होनी शुरू एग्जैक्टली वो क्योंकि आप ना थोड़ा सा वो आपका जो पैल्पिटेशंस होने लग जाते हैं या आपका हार्ट रेट ट्रिगर कर जाता है, तो 2 कप तो इन एनी केस इट्स फाइन, ठीक है। लेकिन अगैन फॉर समवन लाइक यू, समवन लाइक मी, मैं 1 कप के बाद मुझे थोड़ा सा वो होने लग जाता है। चाय के साथ आए होंगे, क्योंकि चाय अगैन हमारी डाइल्यूटेड होती है, उसमें पानी होता है, उसमें दूध होता है, हम उसको बाकायदा उस तरह से इस्तेमाल करें। तो 1 कप कॉफ़ी का आपको 100 मिलीग्राम दे रहा है, अगर 70 दे रहा है, 80 दे रहा है, तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि 3 से 4 कप आप पी सकते हैं। लेकिन 2 से 3 से 4 ये नहीं कि आपने 4 लाजमी पीने हैं, तो यू वुड बी ओके विद दैट। लेकिन आपने अपना स्टेमिना खुद देखना है कि आप कितना पे ओके हैं। देन किस तरह से? अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी इज़ ओके, बट आप ब्लैक कॉफ़ी का 1 से 2 कप से ज़्यादा ना लें। दैट्स माई सजेशन। बट देर आर पीपल हु आर ओके विद 4, हु आर ओके विद 5, बिकॉज अगैन वो किस माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि अब ये गल्फ कंट्रीज में वो 3 से 4 कप कॉफ़ी लेते हैं दिन में, क्योंकि वो काम उनका कुछ ऐसा है। और मैंने भी एक दफ़ा कहा भी, मैंने कहा फैसल इतना भी कोई कॉफ़ी अलर्ट नहीं कर देती, बट अब एक उनके दिमाग में है ये चीज़। नहीं, एक और मैं बताऊँ चीज़ क्या है, इम्यून हो जाता है इंसान। जैसे एक मिसाल देती हूँ कि हम एंटीबायोटिक्स खा खा के इतने इम्यून हो चुके होते हैं कि फिर हमारी दर्द जो है ना वो जाती नहीं है, बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खा खा के। कॉफ़ी चाय का भी है कि हमारा एक हमने वो बना लिया होता है, वी आर जस्ट इम्यून टू इट।
क्योंकि हमारा एक वो थ्रेश होल्ड होता है जिसको वो क्रॉस कर देता है, दैट्स इट। एंड देन कुछ लोग अभी गल्फ कंट्रीज देखें, बहुत गर्म है, उसमें आपको बहुत खजूर, बहुत कॉफ़ी, बहुत कहवा, उनके कहवे आपने देखे ना छोटे छोटे कप्स में, और वो बेसिकली तो वो कॉफ़ी ही है ना, वो बल्कि ज़्यादा रिच फॉर्म है कॉफ़ी की। हमारी तो कॉफ़ी आ जाके इंस्टेंट कॉफ़ी है, हम कौन सा वो बीन्स को एक्सट्रैक्ट करके, या बहुत कम ऐसी आवाम है, परसेंटेज बहुत कम है, हार्डली मे बी 0.some% ऑफ द पीपल वुड बी हैविंग दिस वो जो बीन्स वाली एक्सट्रैक्टेड कॉफ़ी, यू नो। सो इन एनी केस दैट इज़ फाइन अगर आप 2 से 3 कप लेते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ना करें। चाय में कंपैरेटिवली कैफ़ीन कम होती है, कॉफ़ी की निस्बत काफ़ी कम होती है, जैसे 20, 25, 30 मिलीग्राम, बिकॉज इट इज़ डाइल्यूटेड। हम इसमें पानी डाल रहे हैं, इसमें वो कहवा डाल रहे हैं, चाय का स्ट्रेंथ भी मुख्तलिफ होती है ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं, मेरे Exactly. जैसे लोग हैं वो बिल्कुल ही अच्छा, एक और दूध चीज़, पत्ती पीते हैं। हाँ, कड़ी हुई कॉफ़ी और चाय ज़्यादा उसकी तासीर आम ज़बान में गर्म हो जाती है, या आप ये कह लें कि वो कैफ़ीन उसकी वो कैटेजेंस, क्योंकि चाय काट के हमारे यहाँ तो आपको पता है ये दूध पत्ती है, या जो भी हमारी तो रेसिपीज़ ही अपनी है सबकी। चाय की स्टैंडर्ड रेसिपीज़ तो हम बहुत ही आगे पीछे हैं ना, मतलब यहाँ हम ओवर निकाली है दूध पत्ती वाली कौन नहीं, दूध पत्ती इज़ फाइन, लेकिन अगेन आप उसको कड़ी हुई, बहुत ज़्यादा कड़ी हुई, आप दूध को तो हो जाती है, उसकी तासीर डिफरेंट हो जाती है, जो उसकी वैल्यू है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो डिफरेंट हो जाती है, कैफीन इफेक्ट हो जाती है, ठीक है, कैटेजेंस उसके इफेक्ट हो जाते हैं, टैनिन्स बेसिकली इफेक्ट हो रहे होते हैं, कड़ के गल के। सो देयर इज हाउ द डिफरेंस कम। अच्छा, बट जिस तरह ये लोग कॉफ़ी बना रहे हैं, द चीमा ब्रदर्स, तो इन लोगों की कॉफ़ी में को हम ज़्यादा बेनिफिशियल कैसे बना सकते हैं? दूध डालें, ना डालें, नट मिल्क डालें, ना डालें, सोया मिल्क डालें, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अच्छा, इस मौसम जैसे में कि अगर ये लोग अपनी कोई हेल्दी कॉफ़ी का ऑप्शन भी देना चाहते हैं अपनी बाकी के अंदर, जैसे कि जस्ट एज अ हेल्प और अ गाइडेंस, तो किस तरह से वो कर सकते हैं? अच्छा, चाहे वो कोल्ड है या वो हॉट में उसमें है, कुछ भी दैट इज़ फाइन, लेकिन उसमें शुगर का इस्तेमाल आप कम करें, और कॉफ़ी को आधे चम्मच से ज़्यादा ना करें, सेफ साइड रहे ना, अगर किसी को वो ट्रिगर करता भी है, क्योंकि कुछ हमारी रेसिपीज़ में एज आई सेड के अगर हम वही चीज़ ठंडी में देते हैं ना, वो उनको इतना फील नहीं होता, वही चीज़ गर्म में देते हैं तो शायद वो ट्रिगर करती है। वन ऑफ द फ्यू पीपल जो दूध को एडवोकेट करता है, वरना बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं दूध ना पिएं, नहीं दूध छोड़ दें, दूध छोड़ दें, दूध हम तो इवन वजन कम कराने में भी दूध को नहीं छुड़वाते कि जी दूध हाँ कैलोरिक, हाई कैलोरिक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें डेयरी की 2 सर्विंग्स तो लेनी चाहिए ना भाई एक दिन में। एक सर्विंग आपको, हाँ, कैल्शियम चाहिए, विटामिन डी चाहिए। एक ग्लास ऑफ मिल्क गिव्स यू अराउंड 100-120 कैलोरीज। बाय द वे, आप लोग कॉफ़ी पिएंगे? नहीं, मैं कॉफ़ी पीती नहीं हूँ। कोल्ड कॉफ़ी भी नहीं पिएंगी? अच्छा, आप? अच्छा, आई एम अ कॉफी लवर, सो आई नेवर से नो टू What कॉफी। would you like? Would you like a latte या cappuccino? एनीथिंग, अभी हम लोग इतना एडवोकेट कर रहे हैं कॉफी और दूध को, तो क्यों नहीं, मैं अगर नहीं पीऊंगी तो लोग कहेंगे लाते या कैपुचिनो? एनीथिंग वुड वर्क फाइन। मजे की एक कॉफी, लेकिन चीनी की मिकदार कम। कम। अच्छा, मैं बड़ी देसी सी डाइटिशियन हूँ, मैं नहीं कहती कि भाई आप अपना स्टेपल छोड़ें। अब जैसे चीनी की बात है, अब अगर हम कैसे एकदम से मिठास को छोड़ सकते हैं, कैसे हम एकदम से रोटी छोड़ सकते हैं, कैसे हम चावल छोड़ सकते हैं, बाकी भी चीज़ों की अगर बात करें, आप रखें, जैसे अभी मैं चीनी की रिकमेंडेशन दे रही हूँ, कम रखें, ताकि आपके पास इतना मार्जिन हो कि खुदा न खास्ता अगर आप किसी बॉर्डर लाइन डिजीज़ पे कभी आ भी जाएं, जैसे डायबिटीज़ है या बाकी सब चीज़ें जिसमें हम बहुत जनरली बात करते हैं और बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हेरिडिटरी भी होती हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हर स्मोकिंग करने वाला तो हार्ट डिजीज़ से नहीं मरता या कैंसर तो नहीं, उसको कैंसर तो नहीं हो जाता, जो कि बात ठीक भी है, लेकिन कभी भी सिगरेट के डब्बे पे कहीं पे भी आपको सिगरेट का डब्बा बगैर ये लिखे हुए नहीं मिलेगा कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भाई देखें, इंजूरियस तो है, वो कितना इंजूरियस, वो आपको मार देता है या आपको बस बीमार कर देता है, या आप सारी जिंदगी स्मोकर्स कॉफ के साथ जीते हैं, या आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, दैट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन एंड अ वेरी डिटेल्ड वंस। सो अगेन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट के साथ, अच्छी फिजिकल एक्टिविटी के साथ, अच्छे खानों की चॉइसेस, रेसिपीज के साथ, वही दही कई लोगों को दिन में सूट करता है, रात में सूट नहीं करता, वही दही रात में भी लोग ले रहे होते हैं। अब हम उस पर लाजिम नहीं कर सकते कि जी आप रात को ही लें या दिन में ही लें। आपको अपने बारे में भी थोड़ा सा, आपका वो जो सेल्फ एनालिसिस है, वो आप काफ़ी ज़ाहिर है एक्सपर्ट हो चुके हुए होते हैं, इवन डॉक्टर्स और डाइटिशियंस से भी ज़्यादा, कि आपको ये पता चल जाता है कि मुझे किस मौसम में क्या चीज़ सूट करती है। जैसे कि कॉफ़ी और चाय के बारे में भी एक चीज़ है कि गर्मी में नहीं पी सकते, हर बंदे को नहीं सूट करता। अच्छा मून, आप क्यों नहीं लेती कॉफ़ी?
जायका नहीं पसंद या जनरली आपको कुछ लोगों को घबराहट भी होती है? मुझे वाकई इस तरह होता है। हार्ट मुझे- पैल्पिटेशन। हाँ, मैं भी मेरा क्योंकि ब्लड भी इस तरह का है, मैं गर्म चीज़ें यूज़ नहीं कर सकती। अच्छा, कॉफ़ी की तासीर गर्म है। ये गर्म सर्द हमारी न्यूट्रिशनल साइंसेज में कोई टर्म नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर है कि कोई चीज़ हाई कैलोरिक है ना, वो अभी जैसे हम नट्स पे बात करेंगे तो वो आप कह सकते हैं कि गर्म तासीर है, क्योंकि अल्टीमेटली कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ना। कॉफ़ी में तो कोई कैलोरी नहीं है बजाते खुद, अगर आप उसमें दूध या चीनी ना डालें। कॉफ़ी चाय तो बगैर किसी कैलोरी ब्लैक कॉफ़ी तो मैं कभी पी नहीं सकती विदाउट शुगर या इस हाँ, तरह। कैफीन वैसे कई मैं लोगों शक्कर को का trigger इस्तेमाल करती है। ज़्यादा करती हूँ। कड़वी क्योंकि होती है ना कॉफ़ी जी। एक्चुअली। वो तो क्या चाय पीती हैं क्या आप? मतलब मैं पीती चाय पीती हूँ, बट सिर्फ दो दफ़ा दिन में, अच्छा। मॉर्निंग में और इवनिंग में, अम्मी के साथ शाम की चाय। थैंक यू सो मच। आपकी कॉफ़ी भी तैयार हो गई। थैंक यू सो मच, बहुत मज़े की लग रही है। था अब असल में भी हो तो कितनी अच्छी बात होगी, नहीं? ठीक है ना जमील भाई? नहीं, I assume But thank you शक्ल so से much, अच्छी लग आज रही है। आपने पूरा अपना सेटअप लगाया और आज आके कॉफ़ी भी सबके लिए तैयार की। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स को मैसेज देना चाहेंगे कॉफ़ी के बारे में? हाँ, कॉफ़ी इस मौसम पे पीनी चाहिए और सेहत के लिए जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि बहुत अच्छी है। और स्पेशली सुबह नाश्ते में अगर पिए और जस्ट ओनली ब्लैक कॉफ़ी नाश्ते के साथ और खाने के बाद अगर आप दूध के साथ पिए तो बहुत अच्छा है कॉफ़ी का। हाँ, कॉफ़ी तो देखिए ना, हम वेट लॉस रिजीम में और उसमें भी बिल्कुल बताते हैं। अच्छा, खास वेट तौर पे- लॉस के लिए ये जरा मुझे बताएं, ये ब्लैक कॉफ़ी वेट लॉस, इज दिस अब राइट और इज दिस रॉन्ग? वाई ब्लैक कॉफ़ी? बिकॉज हम उसमें दूध माइनस कर रहे हैं, कैलोरीज निकाल रहे हैं। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग टर्म बड़ी कॉमन है हमारे यहाँ, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट, राइट? इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी कैफीन को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। कराते हैं, यस, ताकि वो मेटाबॉलिज्म को आपके वो करे, क्योंकि एक किक दे। ज़माने में मुझे जोश चढ़ा ना है इंटरमिटेंट, इसको मैं इंटरकिटन फास्टिंग भी कहती हूँ। तो इंटरकिटन फास्टिंग के अंदर मैंने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ, तो मुझे यही बात उन्होंने कही कि भाई अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो काली कॉफ़ी का एक कप पी लेना, पानी, काली कॉफ़ी ना चाय, दैट इज अलाउड, बिकॉज चीनी शीनी हम निकाल पर देते हैं, दूध फैट्स के निकाल बगैर देते हैं। ना? हाँ, दूध, क्योंकि हमें कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बट ना, वही तो carbs को बात है ना, restrict कर रहे हैं अब intermittent। एक बंदे को वैसी भूख लगी हुई है और वैसी घबराहट हो रही है, ऊपर से आप काली कॉफ़ी पीते हो, ये होना शुरू हाँ, हो वो जाता ये है। हो नहीं तो ये बिल्कुल। ब्लैक कॉफ़ी जो है विद शक्कर नहीं पी सकते पी सकते हैं, कि उसमें कैलोरीज हैं? नहीं है ना कैलोरीज आएंगी देखो, ना, शक्कर शहद- बट लेकिन शुगर से तो intermittent शक्कर में- बेहतर है ना। नहीं नहीं। अच्छा, एक और ये भी चीज़, ये एक अच्छा क्वेश्चन Same है। thing. कैलोरीज Same आर है? सेम, कैलोरीज आर सेम, लेकिन जिस तरह दूध में भी तो चीनी है ना, बाकी सब चीनी से वो उस तरह से तो बेहतर है, लेकिन कैलोरीज आपको मिल रही हैं। इन ऑर्डर फॉर यू टू अवॉइड द कैलोरीज यू कांट कंज्यूम शक्कर, क्योंकि कैलोरीज आपको एक चम्मच उसका भी उतना ही दे रहा है, देखिए, शहद का भी उतना ही दे रहा है। शहद इज वेरी हेल्दी, शक्कर इज हेल्दी। वाइट शुगर क्योंकि बड़ी केमिकल प्रोसेस से गुजरी Processed होती है, है तो bleaching हुई इसलिए उसको हम अनहेल्दी कहते हैं। चीज़ तो वही है कैलोरीज वाइज। कैलोरीज वाइज बट हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए होती है डेली बेसिस पे? कितनी को शक्कर खाती हो मून? जो इस तरह सवाल पूछ रही है, मुझे लग रहा है कि मून बहुत मीठा खाती है। नहीं, खाती हो? मुझे अच्छा लगता है मीठा, बट चीनी में नहीं। अच्छा, वैसे कुछ बनाओ मैं क्या तो बोल फिर- रही हूँ, कल इतना बड़ा पीस मैंने गुड़ का खाया है, मेवा जात वाला। मुझे भी ना क्रेविंग्स होती है तो गुड़ खाती मेरे हूँ। हस्बैंड इनको किसी ने कल गिफ्ट दिया तो एक डब्बा लेके आए और ना वो घर में जो हमारे स्टाफ है उनको सिद्रा को पकड़ाया, कहा सिद्रा ये सबको दे दो। मैंने कहा सब में मैं भी हूँ? कहते नहीं तुम्हारी तो डाइटिंग चल रही है। मैंने कहा एक मिनट, गुड़ की कोई डाइटिंग नहीं है। गुड़ मतलब डाइटिंग चाहे भाड़ में, जब गुड़ की मुझे इतना ज़्यादा पसंद है गुड़ और शक्कर। हाय, फिर मुंह में पानी आ गया, पता नहीं घर पे बचा हुआ कि नहीं। अभी ब्रेक में जाते हैं ताकि मैं फ़ोन करके चेक करूँ कि एक पीस छोड़ा है मेरे लिए गुड़ का कि नहीं। द चीमा ब्रदर्स, थैंक यू सो मच, ब्लेस यू एंड इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर बात करेंगे उस चीज़ की जो आप सोने पे से भी ज़्यादा महंगा है। वो क्या है? Got it. ड्राई फ्रूट। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जिसकी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले,
जो सोने से भी आजकल महंगा है, ड्राई फ्रूट। आज हमारे साथ ड्राई फ्रूट के स्टॉल, ये जो सेटअप पूरा लगाया है, ये लगाया है राना फैसल ज़ुबैर ने। एक्चुअली ये ओनर हैं ऑफ द प्लेस जहाँ से हमने उनको बुलाया है, और हमने कहा कि इनको इसलिए जगा के ज़बरदस्ती सुबह बुलाना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि फिर ये हमें प्रॉपर गाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। क्योंकि हम तो जाके ड्राई फ्रूट को देख लेते हैं व्यूअर्स कि हाँ ये दे दें ये दे दें, लेकिन हर ड्राई फ्रूट का जो जिस तरह बादाम है वेरियस डिफरेंट जगहों से आते हैं, अखरोट भी डिफरेंट जगहों से आते हैं, चिलगोज़े अरबों करोड़ों रुपए के चिलगोज़े वो भी और जगहों से आते हैं। सो डिफरेंट जगहों से आते हैं, और डिफरेंट जगहों के जो ड्राई फ्रूट होती हैं उनकी जिस तरह शहद की डिफरेंट अफादियत होती है, उसी तरह ड्राई फ्रूट की भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मैं आपको राना भाई बुलाऊं कि फैसल भाई बुलाऊं? इट्स ओके, व्हाटएवर यू वांट। अच्छा, व्हाटएवर यू वांट। मुझे ये बताइए मतलब जिस मर्जी नाम से आप अच्छा, पुकार सकते अच्छा भाई ये बताइए कि ये आज आप क्या क्या ड्राई फ्रूट लेके आए हैं हमें दिखाने के लिए? जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये अंजीर है हमारे पास, जो कि फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ओके। और ये हमारे पास बादाम है, इसमें 2-3 क्वालिटीज़ हैं हमारे पास, जिसको हम अमेरिकन बादाम कहते हैं, और उसके बाद कुछ कोयटा के एरिए के हैं, और उसके बाद आ जाएं आप अखरोट की गिरी की तरफ, और ये अखरोट की गिरी है। अखरोट कड़वा क्यों हो जाता है? ये बेसिकली जब पुराना हो जाता है तो फिर ये कड़वा हो जाता है। अगर आप फ्रेश क्योंकि मतलब कुछ कहीं ड्राई से फ्रूट लेंगे ऐसा तो होता है कि वो जितना पुराना होता है वो उतना अच्छा हो जाता है, लेकिन अखरोट पुराना होता है तो कड़वा हो जाता है। नहीं मिस, बेसिकली ये अखरोट जितना पुराना फिर वो खाने के काबिल नहीं रहता। मतलब आपको अगर सीजनली जो न्यू फ्रेश मटेरियल आता है वो आप यूज़ करें तो बेहतरीन है। यानी कि जब ड्राई फ्रूट कड़वा होना शुरू हो जाए तो उसको फिर मत यूज़ करें बेसिकली, यानी कि वो नेचर का तरीका है आपको बताने का कि डोंट यूज़ मी। यस। और ये आज खरबों के अरबों के ये आजकल तो चिलगोज़ा तो वैसे ही बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। और क्यों इतना एक्सपेंसिव है? चलिए आज हमें बंदा मिल गया, हम पूछेंगे नज़ भाई क्या प्रॉब्लम है। इसका मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी जो फसल तैयार होने में 6 साल लगते हैं। तो 6 साल सस्ता होता था, मिस होता था, लेकिन तब ये कि जो इसकी कंजम्पशन है वो ज़्यादा थी। अब इसकी कंजम्पशन कम है, तो इस वजह से इसके जो प्राइस है ना वो ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि कम लोग उसको ले रहे हैं, तो सप्लाई एंड डिमांड वाला मसला है। सप्लाई एंड डिमांड, और इसकी प्रोडक्शन भी कम हुई है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। और ये पिस्ता है। चिलगोज़ा सबसे किस जगह का अच्छा होता है? आपने कहा 6 साल लगते हैं। ये चलास वाली साइड से ये 9000 फीट ऊंचाई पे जाके पहाड़ों में ये लगता है, और फिर इसका प्रोसेस बहुत लंबा है। जरा बताएंगे मतलब प्रोसेस? इसका जो क्योंकि वो process जो है लोग वो गिले करते हैं और कहते हैं कि अन्नी मचाई हुई है ड्राई फ्रूट वालों ने, तो आई वांट कि ये क्लैरिटी भी दी जाए। जी जी। ये इसका इस तरह होता है कि इसके जो ट्रीज होते हैं उस पर इसका एक खोपरा टाइप होता है, उसमें ये चिलगोज़े लगे होते हैं। फिर वो खोपरा को सुखाया जाता है, और उसके बाद उसमें से एक एक चिलगोज़ा निकाला जाता है। वो बड़ा लंबा एक प्रोसेस है, जिस पे जो लेबर कास्ट बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी जो है ना वो ज़्यादा है। अच्छा, सेकंड मोस्ट महंगा ड्राई फ्रूट क्या होता है? काजू? काजू है, पिस्ता है, और आई थिंक सो नॉर्मल प्राइस में आजकल आपको ये आलमंड्स मिलेंगे, बादाम वगैरह। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं पिस्ते की तरफ। जी जी। ये पिस्ता मिस हमारे पास जो है ये ईरानी पिस्ता है, और ये ईरान से आता है, और ये कार्टन शेप में आता है। तो फिर हम लोग इसे पोर्शंस बनाते हैं इसके। अच्छा, काजू भी 2 किस्म के होते हैं। एक तो ये रोस्टेड काजू होता है जिसका थैला मैंने ब्रेक में गिरा दिया और फिर हमने कॉली में डाल दिया लेकिन मैं करती हूँ और मानती भी हूँ ना अपनी हरकतें। तो फिर हमने स्पीड पोछा लगाया और फिर हमने काम शुरू कर दिया। ये मिस बेसिकली काजू जो है ना फ्राइड नहीं आते पीछे से। ये आपको नॉर्मल शेप में मिलेगा। ये थाईलैंड से भी आता है, इंडोनेशिया से भी आता है, और इसको जैसे आप घी का एक टीन होता है उसमें ये पैक होता है। ठीक है। उसके बाद जब हम इसे अपनी शॉप पे लेके आते हैं फिर इसका फ्राई का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, तो यानी कि इसको फ्राई करना पड़ता है, ये रोस्टेड नहीं होते? हाँ जी, वही मतलब फ्राई या रोस्टेड आप इसे कह लें। ठीक है। तो अगर हमने घर पे करना हो तो क्या इसी को हम कर सकते हैं? जी मिस, आप थोड़ा सा ऑयल लें या घी ले लें, और जो सॉल्ट है आपका लाहौर में जो नॉर्मल है, एक आता है दानेदार, एक पाउडर शेप होता है। जो पाउडर शेप है ना वो सॉल्ट यूज होगा। आपने घी में इसे जस्ट आई थिंक सो 3 मिनट्स आपने जस्ट फ्राई करना है। उसके बाद आप इसे निकाल के किसी ट्रे वगैरह में आप रख दें। उसके बाद हल्का सा सॉल्ट डाल दें ऊपर।
ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो ऑटोमेटिकली क्रंची हो जाएगा। ओके, वंडरफुल। अवन में भी रख सकते हैं? जी जी, ओवन ओवन में में वैसे मैंने आई डोंट हैव एक्सपीरियंस मैं सेंस मार के आपको हाँ बताऊंगी। मैं क्योंकि पर्सनली भी व्यूअर्स इन्हीं से लेती हूँ। मैं तो जब इनसे मुलाकात कभी नहीं हुई पहले, लेकिन इनकी शॉप पे जाके लेती हूँ क्योंकि साफ़ सुथरा, बहुत ही अच्छे मयार का इनके पास सारा कुछ होता है। चाहे आप ड्राई फ्रूट की बात करें या खाने पीने की चीज़ें हों। मेरे तो घर में जब भी दही भल्ले या कोई इस तरह की चीज़ें आती हैं, हम वो भी वहीं से ही मंगवाते जी, हैं। वेलकम। सो यू नो, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि एक तो होता है ना, ओनर को अगर आप जाने तो वो आपको अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। एक होता है कि आप जब नहीं भी जानते हैं और आपको फिर भी अच्छी ट्रीटमेंट मिले, तो वो एक बेहतर होता है कि कस्टमर सर्विस इनकी अच्छी है। बहुत अच्छा, शुक्रिया भाई। ये अच्छा, इसका क्या तुक है? मुझे जिंदगी में इसका तुक नहीं समझ आया कि जो बंद वाला ये बादाम होता है। एक्चुअली हम ये जो बंद वाला बादाम है ना, पहले लोग ये शादी ब्याह पे बिद में यूज करते थे। हाँ, तो फिर हमने इसलिए रखा हुआ कि हम कि आप बिद हमारी वगैरह शादी भी पे हैं तो आप अपनी दंदी भी तोड़ लें साथ में। हाँ, बिद वगैरह में भी डल जाता है। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये साबत चाहिए होते हैं, मतलब डिमांड है उनकी कि हमें वो गिरी नहीं चाहिए, हमें बादाम से। तो फिर हमें अच्छा। आइटम्स रखनी पड़ती हैं। डेट्स भी होती हैं हमारे पास, और ये चने हैं न्यूट्रिशन का खजाना जी। जो ऑब्वियसली और आयशा में बेहतर डायबिटीज बता के जो सके। पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेके जाते हैं हमसे ये। इसमें हमारे पास है मूंगफली, नहीं इसमें हमारे पास किशमिश है, जी जी। और फिर ये डेट्स हैं डेट्स और के- रेवड़ी वगैरह जो स्वीट में ड्राई फ्रूट के साथ होती हैं। रेवड़ी लोगों को बड़ी पसंद होती है, लेकिन हमारा डब्बा बंद है। तो हम अब ब्रेक की तरफ जाएंगे। आयशा, जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन सब की क्या बेनिफिट्स हैं। मूंगफली नहीं है, बट मूंगफली तो आजकल आपको रेडी पे भी मिल जाती है भूनते जी, हुए। that's तो normal। आई वांट टू डेफिनेटली डिस्कस दैट विद यू आयशा, कि मतलब ड्राई फ्रूट की क्या फ़ायदे है और कितना ड्राई फ्रूट एक टाइम पे इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि गर्मियों में सबसे ज़्यादा लोग अस्पताल जो है ना, ओवर यूज़ ऑफ ड्राई फ्रूट से पहुंचते हैं। तो उस पर भी डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। मून, आपसे मजीद हमने गाना सुनना है। आपका फेवरेट ड्राई फ्रूट क्या है? जो सबसे महंगा है। चिलगोजे। आपका? काजू, कैशियस, चलगोजे एंड अखरोट। इंटरेस्टिंग। मेरा फेवरेट है पिस्ते, काजू, मूंग। मुझे चिलगोजे इसलिए नहीं पसंद क्योंकि चिलगोजे जो है ना, उनको इतनी लंबी खोलने की प्रोसेस है और मेरे तो नेल्स के अंदर घुस जाते हैं। जायका ही भूल जाता है अगले जायका पिछले भूल का, जाता है जब जितनी तक देर बंदा में तरसा हुआ। और गलती से अगर निकाल लो 6-8 एक टाइम पे कि एक साथ खाओगे, तो बच्चा के कोई पकड़ लेता है। Exactly। चिलगोजे लेके ही नहीं आती। एनीवे, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ड्राई फ्रूट के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स, जब सिर्फ एक मर्द सेट पे होता है तो हम सब सहेलियां ये सोचती हैं कि हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको तंग करें। तो बेचारे फैसल भाई बिल्कुल चुप करके नुक्कर में बैठ गए हैं कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस। और आयशा ने और मून ने तो जो बातें कर करके मेरे पेट में दर्द कराई है, हंसा हंसा के। अल्लाह खुश रखे आप दोनों को। अच्छा जी, तो ये बताइए आयशा कि ये जो ड्राई फ्रूट अरबों करोड़ों रुपए, बिल्कुल अरबों करोड़ों रुपए का नहीं है, सेंसिबल अंदाज में यूज़ करेंगे तो आपको अरबों करोड़ों का नहीं लगेगा। अगर आपने आधा किलो चिलगोजे बैठ के एक सिटिंग में खाने हैं तो ऑब्वियसली आपका बेड़ा गर्क होगा। सो ड्राई फ्रूट वन बाय वन आप अगर हमें बताएं। अच्छा, ड्राई फ्रूट पहले सर्विंग की बात करें, न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें। न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जो भी हमारे सारे खुश्क मेवाजात, जिसमें मूंगफली, अखरोट, काजू, पिस्ते, बादाम, चलगोजे जो कि वाकई सोने के भाव बिक रहे हैं, ये सब आते हैं। और इसकी अफादियत ये है कि इसमें हमें अच्छे फ़ैट्स मिलते हैं। अच्छा, फ़ैट्स के बारे में भी यू मस्ट हैव हर्ड के सब किस्म की, जो हर किस्म की चिकनाई है वो बुरी है। कुछ चिकनाई होती है जो अच्छी होती है और हमारे बॉडी में। आप तो जो डाइट प्लान्स देते हो उनमें आप हमेशा फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स को रेकमेंड करती हूँ। फैट्स डेफिनेटली, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कोलेस्ट्रॉल उसमें है। आपको अच्छे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जिसको बोलते हैं, उसकी ज़रूरत है। और हमारे पास ये जो नट्स हम इतनी अच्छी मिकदार में और ख़ूबसूरत किस्म के
आई कैची से पड़े हुए हैं। भूख लगी है ये आयशा? नहीं, लेकिन नट्स को देख के आपको लगता नहीं है जैसे आप एक वो भूख लगने लग जाती है? वही तो कह रही हूँ, You हौका never चढ़ता है। get, हाँ, मतलब आप काजू पिस्ते आप खाते जाते हैं, मुंह खाते का तो जाते मुंह ही नहीं बंद हो रहा ना, वो खुले मुंह के साथ 5 मिनट मैं से सिर्फ मैं ये कल से देख इसको रही देख हूँ रही हूँ। कि जैसे इन्होंने कहा कि आपका दिल करता है, तो सिर्फ हमारा तो दिल कर रहा है, उन्होंने केड़ा कहते हैं खा लो। हाँ, उन्होंने कह रहा वैसे भाई इनके झांसे में मत अगर आप आना, चाहें तो खा इनके सकती हैं। झांसे में मत आना। बट यू हैव टू पे फर्स्ट, वरना मून मून वो वाली लड़की है जो जाती है ड्राई फ्रूट लेने के लिए, तो कहती है अच्छा ये वाला कितने का है? अच्छा हाँ मैं जरा ट्राई करती हूँ, 4 मुठ्ठियाँ खा ली, फिर अगले में ऐसे भी आता है ना। ये बिल्कुल जी इसको बिल्कुल। पहचान ले मून। हाँ, जी ठीक है। अच्छा जी, मैं भी वैसी हूँ। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ओमेगाज की बहुत अच्छी मिकदार है, ठीक है। अब ओमेगाज जो है वो अच्छी चिकनाई का सोर्स ये है ड्राई फ्रूट सारे। ओमेगाज पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, इनकी हम केमिकल स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएंगे क्योंकि एक आम बंदे को समझ में हमारी नहीं आंखें आती टेढ़ी हो जाएंगी सुनते सुनते। वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कि 6 कार्बन और तीसरा कार्बन और तीसरा फलाना और तीसरा फलाना। सिंपल फॉर्म में ये कि ये मूफाज एंड पूफाज, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड हमारे पास बाकी नट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं और जो अखरोट है उसमें हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड पाया जाता है। इसीलिए आपने अपने फेवरेट्स में अखरोट का भी नाम लिया। क्योंकि अच्छा अखरोट के अंदर ज़्यादा फैट है बनिस्बत बाकियों के। जिस तरह बादाम हम कोई 5-7 खा सकते हैं एक वक्त में, एक सर्विंग बनती है। अखरोट की 1-2 अखरोट की 1 सर्विंग है, यानी इसमें इतना ज़्यादा ऑयल है। काजू में बेतहाशा कोलेस्ट्रॉल और वॉलनट ऑयल तो वैसे भी स्किन के लिए खाने में सब में बड़ा अच्छा है। अच्छा है, यानी कम मिकदार मतलब में लगाने ज़्यादा में कह रही हूँ, फायदा। अब ये नहीं कि 1 खाना किलो शुरू आप कर पी दें, जाएं। हाँ। हाँ। पता चाहिए बोतलें पी मून जा रही हूँ। सोच रही थी कि मैं घर जाकर एक किलो पीऊंगी। अच्छा, आज मून की कबख्ती आई हुई है शो के ऊपर। अच्छा, तो ये बताइए कि कितनी सर्विंग होनी चाहिए? अच्छा, अब जिस तरह मैंने बताया कि जो पिस्ते हैं कोई 10-12 एक सर्विंग है, ठीक है। नहीं, आई मीन अब देखिए, आई हैव टू टेल अबाउट व्हाट आई हैव रेड ना, मतलब वी हैव किसी को बादाम आप किस मुंह से कहे कि बेटा 10 से 12 पिस्ते नहीं खाने? एक मुट्ठी, एक मुट्ठी, एक बट बंद handful, मुट्ठी, बंद खुली हुई मुट्ठी मुट्ठी नहीं। खुली और फिर मुट्ठा हो गया ना, वो मुट्ठा जो हो हाथ, गया। हाँ, इतने बड़े बड़े हाथ। तो जो हैंडफुल ऑफ नट्स हैं वो एक सर्विंग है, ठीक है, किसी भी ड्राई फ्रूट की। बादाम कोई 5-7, 10-12 काजू, पिस्ते 10-12 काजू। अलबत्ता जो अखरोट है वो कम। चलगोज़े भी कोई हैंडफुल ऑफ नट अगर आप नहीं, ये एक एक करते करते कितने कर लेने हमने। नहीं, एक टाइम पे एक ये नहीं कह रही हाँ, कि एक टाइम पे, एक टाइम यानी पूरे दिन में आप एक ले सकते हैं ना। जैसे सर्दी का मौसम, सर्दी में इस मौसम में आप ये हैंडफुल ऑफ नट्स खा सकते हैं। हाउएवर कई लोगों ये को नहीं कि आपने काजू भी इतने खाने हैं, बादाम काजू भी भी इतने खाने। मतलब आपकी एक मुट्ठी में एक वक्त में मैंने एक आपको मुट्ठी सर्विंग dry बताई ना, fruit जैसे की। एक, हाँ, बादाम आप 5 ले लें, 7-6 ले लें, वो आपको 45 किलो कैलोरीज, क्योंकि एक सर्विंग ऑफ ऑयल्स फैट्स आपको देता है 45 किलो कैलोरीज। यही तो मैंने बताया ना कि देख लें, आपको एक छोटा सा अखरोट 2 खाने से आपको 45 किलो कैलोरीज मिल रही हैं, जबकि बादाम आप 6-5 खा रहे हैं तो मिल रही हैं इतनी कैलोरीज। पिस्ते आप कोई 10-12 खा रहे हैं तो मिल रही हैं इतनी और ये कैलोरीज। पूरा साल हमें अफादियत देते हैं। पूरा साल ये गर्मियों सर्दियों वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन वही कॉफ़ी और चाय की तरह ना कई लोगों को फील ऐसा होता है कि उनको गर्म लग रहे हैं क्योंकि खुश्क होते हैं ना, ड्राई हैं, तो उनकी बायोलॉजिकल और बायो अवेलेबिलिटी के हिसाब से वो तासीर उनकी फ़र्क हो सकती है। तो ये एक अच्छी, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, ओवरऑल नेल्स के लिए। मेरे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं, नेल्स की बात करते हैं, बालों की बात करते हैं, मैं तो कब आऊं? इसके लिए ओवरऑल एनी टाइम नेल्स के लिए जी। आपके ऊपर मल देंगे हम, मल देंगे मेरा हाथ को। अच्छा, क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस कोमल। क्या सिचुएशन है किचन में? रेडी है, बस पराठे तैयार हो रहे हैं। क्या क्या हमारा तैयार? मुर्ग चने भी तैयार हैं और अंडा खागीना भी। वेरी नाइस। अंडा खागीना तो मेरा बड़ा फेवरेट है, अगर अच्छा बना हुआ हो तो। Hopefully. ये अब आपको शो के बाद ही पता चलेगा, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, ये end में पता चलेगा। आयशा, प्लेजर and always an honor Always honored. of being with someone who's so learned and so accomplished, माशाल्लाह। Thank you And so much. मास्टर्स भी आप कर रही हैं, पता नहीं फिर किसी चीज़ में, पता नहीं कितना पढ़ना है इस बच्ची ने, लेकिन अल्लाह आपको खुश रखे। Thank you so much. एंड मून, यू आर लवली। Thank you. आपके साथ ही हम शो को क्लोज करेंगे। जी। एक मजे का मैशअप आप सुनाने लगी है, राइट? जी बिल्कुल। ओवर टू यू मेरी जान।